सरलाबेन अपने आंगन में रखी चारपाई पर अकेली बैठी थीं। पति की मृत्यु के बाद सरलाबेन बिल्कुल अकेली हो गई थीं। कहने को तो उनके दो बेटे थे, दोनों की शादियां हो चुकी थीं और दोनों के बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। घर में सभी लोग अपना ख्याल रख सकते थे। अगर घर में किसी को सहारे की जरूरत थी तो वह थी सरलाबेन, जिनकी बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी और हाथ पैरों की ताकत भी कम होती जा रही थी। और यह तो संसार का नियम है कि जब नई पीढ़ी की जवानी और शारीरिक ताकत समय के साथ बढ़ती है, वहीं उम्र दराज व्यक्ति समय के साथ और कमजोर और लाचार होता जाता है। ऐसा ही उनके साथ हो रहा था। लेकिन इस पीढ़ी के बीच आई दूरी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि न तो उनके बेटे उनकी एकाकीपन को देख पाएंगे और न ही उनकी आंखों के आंसू किसी को दिखाई देंगे। ऐसा तो सरलाबेन ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन अब उनकी सहन शक्ति की सीमा पार हो गई थी, क्योंकि न तो कोई समय पर खाना देता और न ही कोई उनका हालचाल पूछता। सभी आंगन से होकर आते जाते रहते, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ के पास 2 घड़ी बैठने का समय भी उनके बेटों के पास नहीं था, न उनकी बहुओं के पास। फिर उनके बच्चों से क्या आशा रखनी? आखिर वे भी अपने माता पिता की ही संतान थे। इतने बड़े परिवार में भी वे बिल्कुल अकेली थीं। कभी कभी पड़ोसी के साथ कहीं पार्क में या फिर मंदिर में चली जाती तो समय कट जाता, वरना पूरा घर जैसे उन्हें खा जाने को दौड़ता था। शाम को वे कभी कभी टहलने निकल जाती थीं। वहीं उनकी सहेली से कभी मुलाकात हो जाती थी। बातों बातों में उन्होंने अपनी सहेली को यह बात बता दी तो उनकी सहेली ने कहा, लेकिन तेरा तो भरा पूरा परिवार है, फिर ऐसा कैसे? तब सरलाबेन उन्हें बताने लगी कि जब 8 महीने पहले उनके पति की मृत्यु हो गई थी तो उनके बेटों और बहुओं ने शुरुआत में बहुत सेवा की थी। कुछ महीनों बाद बेटे और बहुएं आए और कहने लगे, मम्मी, नीचे 2 कमरों में सबको रहने में परेशानी होती है और अब तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी अलग कमरा चाहिए। कब तक इस छोटे से घर में हम रहेंगे? पिताजी के स्वर्गवासी होने के बाद बेटों ने कहा कि अब आप ही कुछ कर सकती हैं। मैं चौंक गई और पूछा, बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब मेरे बड़े बेटे नीलेश ने कहा, माँ, पापा ने अपनी सारी जमीन जायदाद आपके नाम कर दी थी। अब आप ही सब कुछ की मालकिन हैं। आप चाहें तो गांव की जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर इस घर को नया क्यों नहीं बनवा लेती? ऊपर एक नई मंजिल बनवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप तो समझती हैं ना माँ, केयूर के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जगह की कमी है। अगर बच्चों के दोस्त किसी जन्मदिन पर आ जाएं तो जगह की कमी के कारण बच्चे भी शर्मिंदा होते हैं। मैंने उनकी बात मान ली और गांव की जमीन का आधा हिस्सा बेचकर उनके हाथों में पैसे दे दिए। कहा, जैसे ठीक लगे वैसे बनवा लो। बेटों ने ऊपर 2 मंजिला मकान बनवा लिया। फिर एक दिन केयूर अपने बेटे को लेकर आया और बोला, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और अब आपको जमीन जायदाद से क्या लेना देना? इस बुढ़ापे में आप इस संपत्ति का क्या करेंगी? अब अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने बेटों को सौंप दीजिए और आराम से अपनी बहू से अपनी सेवा करवाइए। आराम से पलंग पर बैठकर हुक्म चलाइए अपनी बहू पर। जब मैंने कहा, बेटा, तू ये सब क्या कह रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मेरे छोटे बेटे ने अपने बेटे को सामने लाकर कहा, माँ, कल इसका जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि आप इसे ऐसी गिफ्ट दें जो कभी किसी ने न दी हो और न कभी कोई दे सके। तब मैं फिर पूछने लगी, हाँ बेटा, मैं भी अपने पोते के लिए कुछ करना चाहती हूँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ? तब केयूर ने कहा, माँ, सिर्फ आप ही हैं जो हमें कीमती उपहार दे सकती हैं, जिसके लिए हम दोनों यहाँ आए हैं। बड़ा बेटा नीलेश बोला, अरे यार, तू साफ साफ बता दे माँ को क्या करना है। कुछ कागज सामने रखकर केयूर बोला, माँ, आपको कुछ नहीं करना, बस इन कागजों पर अपना नाम लिख दें। केयूर के पिता के जीवित रहते मैंने कभी किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, न मैं कुछ जानती थी। लेकिन वे कहते थे कि कोई भी किसी कागज पर तुमसे हस्ताक्षर करवाए तो पूछ लेना कि वह किस लिए है। हो सके तो कागज पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत धोखाधड़ी हो रही है। पर यहां कौन था जो मेरे साथ धोखा करेगा? मेरे ही तो बेटे हैं। ये सोचकर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार पूछ तो लूं कि ये क्या कागज हैं। पूछने पर बड़ा बेटा हंसकर बोला, माँ, इस पर लिखा है कि आप गांव की बाकी जमीन अपने दोनों पोतों के नाम कर रही हैं।
पहले तो मुझे सुनकर थोड़ा धक्का लगा कि लड़कों ने कितनी चालाकी से कागज पर मेरे हस्ताक्षर ले लिए, लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि नीलेश ठीक ही तो कह रहा था। इस उम्र में मुझे जमीन और संपत्ति का भला क्या काम? मेरे जाने के बाद ये सब तो बेटों और बहुओं का ही था, और ये तो मेरे अपने पोते हैं। मैंने उनके लिए इतना कर दिया तो इसमें क्या हो गया? अब आराम से रहूंगी और दोनों बहुओं और बेटों से खूब सेवा करवाऊंगी। फिर हमारे परिवार में एक मृत्यु हो गई, इसलिए मैं गांव में 2 दिन के लिए गई। जब तक मैं घर पहुंची, बेटा और बहू कोई भी मुझे घर में दिखाई नहीं दिए। एक पल के लिए तो मैं घबरा गई और सबको आवाज देने लगी। काफी देर बाद बड़ी बहू ऊपर से चिल्लाकर बोली, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं मम्मी? हम ऊपर आ गए हैं, सामान लेकर थोड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, चलो बहू काम में व्यस्त है तो मैं ही ऊपर आ जाती हूँ। जैसे ही मैं ऊपर पहुंची और सीढ़ियों से बहू के दरवाजे पर कदम रखा, तो वह जोर से चिल्लाकर बोली, आपको दिखाई नहीं देता? पूरा घर खराब कर दिया। मैंने अभी अभी पूरा घर साफ किया है। पहले सूख तो जाने दीजिए, फिर अंदर आइएगा। मैंने कहा, बेटा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो। कोई बात नहीं बेटा, अंदर पोछा लगा है तो मैं यहीं सीढ़ी पर बैठकर ही खा लूंगी। तब बहू बोली, अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है खाने के लिए, ऊपर जाकर देख लीजिए, अगर आपकी छोटी बहू ने कुछ बनाया हो तो। मैंने कहा, बेटा, मैं इतनी सीढ़ियां चढ़कर आई हूं, पहले ही मेरी सांस फूल रही है, तो तुम ही कुछ बना दो। तब वह बोली, अभी मुझे बहुत काम है, सिर्फ खाना बनाना ही काम नहीं है, दूसरे भी बहुत काम है, ऊपर जाकर देख लीजिए। इतना कहकर वह अंदर चली गई। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर ऊपर छोटी बहू के पास पहुंची। वह भी घर का काम कर रही थी। मैंने उसे आवाज देकर खाना मांगा। उसने ना तो मना किया, लेकिन बोली, मम्मी, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, ये रात की रोटियां पड़ी हैं, ये खा लीजिए। दोपहर में मैं कुछ बनाऊंगी तो आपको आवाज दे दूंगी। वह रोटी लेकर मैं नीचे आ गई, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी आगे पीछे घूमने वाली मेरी बहुएं आज इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रही हैं। मैं नीचे आकर वह रोटी और अचार खाने लगी। मैंने सोच लिया था कि आज शाम को केयूर और नीलेश के आते ही उनसे बात करूंगी कि दिन में खाने के लिए कितनी आवाजें दी, लेकिन दोनों बहुओं में से किसी ने नहीं सुना। हिम्मत करके ऊपर पहुंची तो बड़ी बहू ने मुंह बिगाड़कर 2 रोटी और थोड़ा सा साग एक प्लेट में डालकर पकड़ा दिया। मैंने नीचे आकर खा तो लिया, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि कल तक वही बहू मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, हर समय मेरी सेवा करती रहती थी। आज उन्हें मुझे खाना देना भी भारी लग रहा था। आखिर 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया? मैं बस यही सोच रही थी कि तभी मेरी नजर बाहर से आते मेरे बड़े बेटे नीलेश पर पड़ी, जिसके पीछे पीछे मेरा छोटा बेटा केयूर भी आ रहा था। दोनों अंदर आए तो मैंने कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दोनों बोले, अभी हम बहुत थक गए हैं मम्मी, फिर कह देना जो भी कहना हो, अभी तो ऑफिस से आए ही हैं। और इतना बोलते बोलते ही दोनों चले गए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सोचा चलो ऊपर जाकर ही बात कर लूं। सरलाबेन के साथ उनके बच्चों और बहुओं का व्यवहार बेहद अजीब और कठोर हो गया था। बड़ी बहू ने उनका आदर करना छोड़ दिया और उन्हें घर में रहने तक की इजाजत नहीं दी। छोटे बेटे और उसकी पत्नी ने भी मजबूरी में उन्हें खाना खिलाया, लेकिन सम्मान और अपनापन नहीं दिखाया। छोटी बहू थोड़ा नरम स्वभाव की थी, पर पति के दबाव में ज्यादा कुछ नहीं कर सकी। सरलाबेन ने देखा कि उनके बेटे बहुएं खर्चे और जिम्मेदारियों को लेकर एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहते हैं। बड़ी बहू ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि वे उनके लिए 2 वक्त का खाना और उनके खर्चे नहीं उठा सकती। इस अपमानजनक और दुखद स्थिति ने सरलाबेन को तोड़कर रख दिया। वे अपनी सहेली के सामने रो पड़ी, जिन्होंने उन्हें सांत्वना दी। सरलाबेन की यह पीड़ा उनकी बढ़ती उम्र, बच्चों की बेरुखी और परिवार में मिलने वाले तिरस्कार को दर्शाती है। वृद्ध माता पिता को सम्मान और प्रेम देना हर बच्चे का कर्तव्य है। उनके साथ ऐसा व्यवहार करना अन्यायपूर्ण है, और ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम भी एक दिन वृद्ध होंगे। वे सरलाबेन को आश्वासन देते हुए बोली, देखो सरला, इस तरह हार मानकर बैठ जाओगी तो सचमुच अभी तुम्हारे साथ पता नहीं और क्या क्या होगा।
लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ तुम आवाज उठाओगी तो तुम अपना बाकी का जीवन बहुत अच्छी तरह बिता सकोगी। सरलाबेन की सहेली ने उनके बेटों और बहुओं को सबक सिखाने का उपाय सुझाया और कहा कि वे अपनी संपत्ति के कागजात लेकर आए। अगले दिन सरलाबेन कागजात लेकर पार्क पहुंची, जहां उनकी सहेली ने पहले ही एक वकील को बुला रखा था। वकील ने कागजात देखे और सरलाबेन को समझाया कि संपत्ति उनके नाम है और वह इसे अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकती हैं। सरलाबेन ने वकील और अपनी सहेली की मदद से कानूनी कार्रवाई शुरू की। जब वह वकील के साथ अपने घर पहुंची तो उनके बेटे और बहुएं हैरान रह गए। सरलाबेन ने उन्हें बताया कि उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। अब सरलाबेन अपने अधिकार के लिए मजबूती से खड़ी हो गई थी। वह अपने बेटों और बहुओं को सबक सिखाने के लिए तैयार थीं, ताकि भविष्य में वे उन्हें तिरस्कृत न कर सकें। जब संपत्ति की बात आई तो दोनों बेटे अपना हक मांगने के लिए दौड़े चले आए, लेकिन जब मां के प्रति अपने फर्ज की बात आई तो उन्होंने पीछे हटने में देर नहीं लगाई। दोनों को घर, पैसे और जमीन चाहिए थी, लेकिन मां नहीं। बड़ा बेटा नीलेश कहता है कि घर उसके नाम पर है क्योंकि पिताजी ने अपने जीते जी उसे यह संपत्ति दे दी थी। छोटे बेटे केयूर को यह सुनकर झटका लगा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि प्रॉपर्टी दोनों भाइयों में बराबर बांटी जाएगी। तभी वकील ने बताया कि सरलाबेन के पति ने अपनी मृत्यु से पहले यह घर उनके नाम कर दिया था। साथ ही वसीयत में यह भी लिखा था कि अगर सरलाबेन की किसी दुर्घटना या हत्या से मृत्यु होती है तो सारी संपत्ति अनाथाश्रम को दान कर दी जाएगी। यह सुनकर नीलेश स्तब्ध रह गया। वकील ने आगे बताया कि सरलाबेन के पति पहले ही समझ गए थे कि उनके बेटे किस हद तक गिर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया था। सरलाबेन अब अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो गई। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपने बेटों को सबक सिखाए बिना शांत नहीं बैठेंगी। उनकी यह लड़ाई उनके आत्मसम्मान और अधिकार के लिए थी। सरलाबेन ने अपने बेटों और बहुओं की लापरवाही और अपमान सहने के बाद एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने ऊपर के दोनों माले खाली करने का आदेश दिया, जिससे उनके बेटे केयूर और नीलेश माफी मांगने लगे। उन्होंने अपनी गलतियों के लिए सरलाबेन से गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी, लेकिन सरलाबेन ने साफ कह दिया कि अब उन्हें उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि सरलाबेन ने अपनी पोते पोतियों को दर बदर न होने देने के लिए नीचे के कमरे में शिफ्ट होने का विकल्प दिया और ऊपर के माले किराए पर दे दिए। इससे उन्हें हर महीने 10,000 रुपये की आमदनी होने लगी। अब सरलाबेन ने अपनी जिंदगी को आरामदायक बना लिया। उन्होंने खाना बनाने और घर के अन्य कामों के लिए नौकरानी रख ली और खुद अच्छे से खाने पीने और जीने लगीं। दूसरी तरफ उनके बेटे और बहुएं ऊपर माले में कठिनाई से रह रहे थे। पानी की पाइपलाइन तक चालू नहीं थी। सरलाबेन को उनके हाल देखकर दुख जरूर होता था, लेकिन उन्होंने अपने फैसले पर कायम रहकर उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। अपनी मां का यह बदला हुआ रूप देखकर दोनों बेटे और बड़ी बहू बिल्कुल हैरान रह गए। आश्चर्य तो छोटी बहू को भी हुआ, लेकिन वह जानती थी कि एक दिन कुछ न कुछ जरूर होगा, क्योंकि हर चीज की एक हद होती है जो पार हो चुकी थी। महीनों तक सरलाबेन को तिरस्कार और अपमान सहना पड़ा था, लेकिन अब सबकी अक्ल ठिकाने आ गई थी। बड़ी बहू भी अब आकर हालचाल पूछने लगी थी। कभी कभी तो वह आकर सरलाबेन के पैर दबाने भी लगती। धीरे धीरे सभी बेटे और बहुएं अपनी हरकतों को सुधारने लगे थे। सरलाबेन ने भी थोड़ी नरमी दिखाते हुए उन्हें निचले माले पर रहने की अनुमति दे दी। अब उनके सभी बेटे और बहुएं उनकी सेवा में लगे रहते थे। उनकी सेवा देखकर सरलाबेन बहुत खुश थीं। जब माता पिता का रूप बदला तो बेटों को भी अक्ल आ गई। वे अब दादी का भी सम्मान करने लगे थे। बस सरलाबेन के लिए यही काफी था। दोस्तों, वृद्ध माता पिता को और क्या चाहिए? उन्हें बस 2 वक्त की रोटी प्यार और सम्मान के साथ मिल जाए तो वे खुशी खुशी जीवन जी लेंगे। याद रखें, माता पिता को आपके प्यार और सम्मान के अलावा किसी और चीज की लालच नहीं होती। और यह मत भूलें कि एक दिन आप भी वृद्ध होंगे। अपने माता पिता के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपनी वृद्धावस्था में अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? आप किस शहर से सुन रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
ऐसी ही और अनोखी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।